अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स का पार्ट 1 ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज पार्ट 1 को देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स का भाग 2। बुक्स पार्ट 2, जैसे कि हमने 7 किताबें पहले पार्ट में की थी, अब हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में। किताब का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। किताब का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। द बुक नेम इज उड़ान एक मजदूर बच्चे की। अब ये मजदूर बच्चा है बेचारा, क्या है, मजदूर बच्चा है तो जीवन में क्या खाएगा? मिट्टी ही खाएगा। भाई मजदूर का बच्चा है, क्या खाएगा? मिट्टी ही खाएगा बेचारा। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको सब कुछ याद रहे। ये वीडियोस किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। क्या खाएगा? मिट्टी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, तो एक मजदूर बच्चे की उड़ान जो है, मजदूर बच्चा क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा। तो मिट्टी से हो गया, मी से हो गया मिथिलेश, और टी से हो गया तिवारी। तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की जो किताब है वो लिखी है मिथिलेश तिवारी जी ने। किसने लिखी है? वो बुक लिखी है मिथिलेश तिवारी जी ने। उड़ान एक मजदूर बच्चे की जो किताब है वो लिखी है मिथिलेश तिवारी जी ने। किसने लिखी है? मिथिलेश तिवारी जी ने किताब लिखी है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। अगर हम दूसरी किताब पे चर्चा करें तो दूसरी किताब है द ब्लू बुक। कौन सी किताब है? नीली किताब, द ब्लू बुक। अब ब्लू बुक कौन लिए हुए हैं? अमिताभ बच्चन जी। ब्लू बुक कौन लिए हुए हैं? अमिताभ बच्चन जी। तो देखिए, जैसे ही ब्लू बुक आए, नीली किताब आए, आप इस फोटो को याद कर लीजिएगा, इस इमेज को याद कर लीजिएगा। नीली बुक कौन लिए हुए हैं? माननीय अमिताभ बच्चन जी। तो इसको लिखने वाले हैं अमिताभा कुमार। अमिताभा कुमार इजीली हो जाएगा आपको। द ब्लू बुक, जैसे ही नीली किताब जो है चर्चा में आए, जैसे ही नीली किताब चर्चा में आए तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि नीली किताब आपने किसके हाथ में देखी थी? नीली किताब आपने देखी थी माननीय अमिताभ बच्चन जी के हाथ में। तो द ब्लू बुक लिखने वाले कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी हैं जो ब्लू बुक लिखने वाले हैं, अमिताभ बच्चन जी। इसके आगे अगर हम बात करें कैश की, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, कैसे हम अगले पेंडेमिक को रोक सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो सरकार कह रही है अगर आपको नेक्स्ट पेंडेमिक रोकना है, मतलब पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक होता है महामारी। जैसे कि महामारी अभी आई थी, कोरोना की महामारी। अगर ऐसी फ्यूचर में कोई और महामारी को रोकना है तो पहले आप लोग अपना भरिए बिल। अपना क्या भरिए? आप लोग अपना भरिए पहले बिल। जब आप अपना बिल भरेंगे तभी अगली जो पेंडेमिक है, अगले पेंडेमिक का गेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किताब लिखी है बिल गेट्स ने। सरकार क्या कह रही है? अगर आपको अगला पेंडेमिक रोकना है, अगर आपको अगला पेंडेमिक स्टॉप करना है तो आप अपना पहले क्या भरिए? आप अपना पहले भरिए बिल। तो ये जो बुक लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, वो लिखी है बिल गेट्स ने। एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। उड़ान किसकी है भाई? मजदूर बच्चे की। तो मजदूर बच्चा आपको पहले भी पता है कि मजदूर बच्चा क्या खाएगा? मजदूर बच्चा खाएगा मिट्टी। तो मिथिलेश तिवारी, मिथिलेश तिवारी। उसके बाद द ब्लू बुक, ब्लू बुक कौन हाथ में लिए हुए हैं? अमिताभ। तो अमिताभा कुमार। कौन है? अमिताभा कुमार। राइटर कौन है? अमिताभा कुमार। और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगला पेंडेमिक कैसे रोका जाएगा? सरकार कह रही है आप अगला पेंडेमिक तभी रोक सकते हो, अगली महामारी तभी रोक सकते हो जब आपका क्या होगा? आपका बिल भरा हुआ होगा, तभी अगले पेंडेमिक का गेट बंद होगा। तो बिल गेट्स, याद रखिएगा बिल गेट्स। हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन। अगर हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन की बात करें तो ये हैं गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पहले एशियन हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें पहला साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनकी कृति गीतांजलि के लिए। इनकी जो बुक थी वो क्या नाम था उसका? गीतांजलि के लिए इन्हें पहला नोबेल मिला था एशिया में। तो आप देखिए इतने महान व्यक्ति हैं और उनका काम बताया गया है रूरल रिस्ट्रक्चरिंग में, कि उन्होंने कितना काम किया रूरल रिस्ट्रक्चरिंग में, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब उनका इतिहास पढ़ना है तो भाई सही बात है, अगर गुरुजी का इतिहास पढ़ना है तो अच्छों को क्या याद आ जाएगी? अम्मा याद आ जाएगी।
भाई हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन बेसिकली डील किसके साथ करती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के काम के साथ, जो उन्होंने जो है काम शुरू किया था कहां, रूरल रिस्ट्रक्चरिंग में। तो इसकी इतनी लंबी हिस्ट्री होगी तो इसको याद करते करते क्या आ जाएगी, या पढ़ते पढ़ते क्या आएगी, अम्मा याद आ जाएगी। तो अम्मा से याद रखिएगा उमा, अम्मा से क्या याद रखिएगा, उमा दास गुप्ता। क्लियर है भाई, उमा दास गुप्ता। तो उमा दास गुप्ता जी ने जो है हिस्ट्री लिखी है किसकी, श्री निकेतन की। क्लियर है बिल्कुल, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है तो क्या याद आ जाएगी, अम्मा याद आ जाएगी इसको पढ़ते पढ़ते। अब देखिए ये क्या है, ये जो है राहुल है, राहुल है, कौन है, आई एम नॉट, ये हम नहीं है, कोई और राहुल है। राहुल है और स्कूटर चलाते हैं बजाज का। राहुल स्कूटर काय का चलाते हैं भाई, राहुल के पास स्कूटर है काय का, बजाज का। ये राहुल है और राहुल के पास स्कूटर है बजाज का। ये इनकी बीवी है गीता, ये इनकी बीवी है क्या, गीता। राहुल है स्कूटर चलाते हैं बजाज का, बीवी का नाम क्या है, गीता। अब गीता क्या करती है, ये जब भी जाती है सारे बच्चों को अपने साथ लेके जाती है, स्कूटर में ही बिठा के, अकेले नहीं जाती है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चों को बिठा लेती है, इसमें तो कम बैठे हुए हैं। इनको बिल्कुल पेड़ दिया है, किसको पेड़ दिया है, राहुल को बिल्कुल पेड़ दिया है किसने, गीता ने। तो गीता पीरामल पेड़ दिया है ना, तो गीता पीरामल, क्या नाम है, गीता पीरामल। अब देखिए राहुल बजाज, राहुल क्या चलाते हैं, बजाज का स्कूटर। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, भाई इनकी लाइफ तो वैसे भी कैसी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लिखने वाली है, इनकी बीवी का नाम क्या है, गीता, और पेड़ दिया है तो पीरामल। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। राहुल स्कूटर चलाते हैं बजाज का, बीवी है गीता, और पेड़ दिया है बिल्कुल। तो राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो लिखने वाली बुक है किसने लिखी है, श्री गीता पीरामल जी ने। आगे चलिए, यह है, इस बुक का नाम है, ये नवीन पटनायक जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। देखिए द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, किताब का नाम है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। सिख समुदाय की हिस्ट्री है, ईस्ट इंडिया से संबंधित। महाराजा रंजीत सिंह का जिक्र जरूर किया गया होगा इसमें। सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। तो सिख को आप कर लो सिख, सिख को क्या कर लो आप, सिख मतलब बीमार, सिख को क्या कर लो, सिख कर लो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जब सिख होता है तो उसका वैसे भी बॉडी का क्या हो जाता है, तुरंत नाश हो जाता है। जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो उसकी बॉडी का क्या हो जाता है, बॉडी का हो जाता है नाश, भाई बॉडी का क्या हो जाता है, नाश। और जैसे ही सिक होता है तभी होता है, तो मतलब अभी, अभी मतलब बिल्कुल अभी, अभी क्या होता है, नाश। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया है वो लिखी है अविनाश महापात्रा ने। किसने लिखी है, अविनाश महापात्रा ने। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया लिखने वाले हैं अविनाश महापात्रा, अविनाश महापात्रा लिखने वाले हैं सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे देखिए, बुक्स को एक बार फिर से हम लोग जो है देख लेते हैं कि बुक्स में क्या क्या है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, तो उड़ान एक मजदूर बच्चे के, मजदूर बच्चा क्या खाएगा भाई, मजदूर बच्चा तो मिट्टी खाएगा, तो मी से मिथिलेश, टी से तिवारी। अगर बात करें द ब्लू बुक, ब्लू बुक किसके हाथ में, अमिताभ बच्चन के, तो अमिताभा कुमार। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगला पेंडेमिक बचाओगे कैसे, पहले आप अपना बिल भरोगे तभी नेक्स्ट पेंडेमिक के क्या बंद होंगे, गेट बंद होंगे। आगे अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, श्री निकेतन की हिस्ट्री की बात करें तो इतनी बड़ी हिस्ट्री है श्री निकेतन की, याद करते करते क्या याद आ जाएगी, अम्मा याद आ जाएगी, तो उमादास गुप्ता। अगर आगे चलें, राहुल चलाते हैं बजाज का स्कूटर, वाइफ गीता है, बिल्कुल पेड़ दिया है, राहुल बजाज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, गीता पीरामल। अगर बात करें नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है, सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, तो सिख, सिख से क्या कर लिया, सिख कर लिया, तो अविनाश, अविनाश महापात्रा। अब बात करते हैं हम लोग टेनिस की, किसकी बात करते हैं, टेनिस की। टेनिस में मेनली 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं।
इन चारों ग्रैंड स्लैम को याद करने की एक तरीका है आपके पास, इजी वे है जिससे आप इन चारों का तरीका याद कर सकते हो। देखिए वो तरीका है अफवाह। तरीका क्या है भाई? वो तरीका है अफवाह। अफवाह नहीं होती, अफवाह उड़ गई है किसी चीज की, किसी चीज की क्या उड़ गई है? अफवाह उड़ गई है। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड र्यूमर। अफवाह उड़ी हुई है। अफवाह में क्या है? पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद अमेरिकन ओपन, जिसे हम यूएस ओपन भी कहते हैं। अमेरिकन ओपन जिसे हम यूएस ओपन भी कहते हैं। इसी सीक्वेंस में ही साल भर में ये जो है गठित किए जाते हैं। ये जनवरी में होता है, ये मई जून में होता है, ये सितंबर अक्टूबर में होता है, ये बिल्कुल लास्ट फाइनल दिसंबर में होता है। कौन सा? अमेरिकन ओपन। अगर हम बात करें किसकी? ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन, ये दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन ये दोनों होते हैं हार्ड कोर्ट पे। किस पर होते हैं? ये दोनों कराए जाते हैं हार्ड कोर्ट पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों कराए जाते हैं किस पर? हार्ड कोर्ट पर कराए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। जबकि विंबलडन कराया जाता है किस पे? ग्रीन घास पे, ठीक है, हरी घास पे कराया जाता है। कौन सा? विंबलडन। और अगर बात करें फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन कराया जाता है क्ले कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन किस पे होता है? फ्रेंच ओपन कराया जाता है क्ले कोर्ट पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे, अमेरिकन ओपन भी हार्ड कोर्ट पे, जबकि विंबलडन होगा ग्रीन कोर्ट पे, और ये फ्रेंच ओपन जो है वो कराया जाएगा किस पे? क्ले पे कराया जाता है। आगे बात करते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि चारों टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम है ये इकट्ठे चालू हुए हैं। इन ग्रैंड स्लैम्स को एक एक करके चालू किया गया है, ईयर वाइज ईयर। तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि जो जब भी आपके पास ईयर आए या फिर आपके पास सन आए तो आप सन को कोरिलेट कर लो सॉरी सन को आप कोरिलेट कर लो हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करने से आपको यह बेनिफिट होगा कि आपका एक रिलेशन बन जाएगा सन के साथ। जो ईयर होगा उसके साथ आपका एक रिलेशन बन जाएगा, और प्लस साथ में जो है आपका एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी साथ में क्या होता जाएगा? तैयार होता जाएगा। ऐसे बहुत मुश्किल है कि आप ईयर्स को क्या करो? याद कर सको, ठीक है। तो देखिए पहला जो ईयर है वो है 1877। कौन सा ईयर है? 1877। 1877 का ईयर भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1877 में पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। कौन सा दरबार आयोजित किया गया था? पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1877 में। वैसे तो 3 दिल्ली दरबार लगाए गए, 1877 में एक, 1903 में एक और 1913 में 3, जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। पहला जब दिल्ली दरबार लगाया गया था तब क्वीन विक्टोरिया हैं। कौन है? क्वीन विक्टोरिया हैं। इन्हें पहली बार भारत की जो है रानी घोषित किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। 1877 में क्या किया गया था? पहली बार भारत की रानी घोषित किया गया था क्वीन विक्टोरिया को। तो अब ये काम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, वेल। कैसा काम हुआ? वेल मतलब ना वेल डन, कहते नहीं, वेल डन। तो याद रखिएगा 1877 में पहले चालू हुआ था विंबलडन। भाई इन्हें रानी बनाया गया भारत की, तो ये बढ़िया काम हुआ, वेल डन। तो 1877 में क्या चालू हुआ था? विंबलडन। 1877 में चालू हुआ था, सबसे पहले जो चालू हुआ था टेनिस के ग्रैंड स्लैम में वो चालू हुआ था विंबलडन। अब आइए 1881 में। 1881 में पहला सिस्टमेटाइज्ड सेंसस आया था रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में आया था? रिपन के कार्यकाल में पहला सिस्टमेटाइज्ड सेंसस आया था 1881 में। और 1881 में जब हमारा पहला सिस्टमेटाइज्ड सेंसस आया था, तब सिस्टमेटाइज्ड सेंसस के साथ ही शुरू हुआ था यूएस ओपन। क्या शुरू हुआ था? यूएस ओपन शुरू हुआ था, यूएस ओपन। एक बात और देखिए, इनमें कोरिलेशन है, इसमें 2 सत्ते हैं और इसमें 2 अट्ठे हैं। ये कोरिलेशन और देख लीजिए, इसमें 2 सत्ते हैं, इसमें बीच में 2 अट्ठे हैं। तो ये जो है
1877 में चालू हुआ था विंबलडन, 1881 में क्या चालू हुआ था, यूएस ओपन, और यूएस ओपन के साथ ही क्या चालू हुआ था, हमारा पहला सेंसस आया था। अगर अब हम आगे बढ़े तो 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये कहता था कि लड़कियों की जो आपका क्या है लेजिस्लेशन, ये कहता था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो एज थी वो लड़कियों की बढ़ा दी थी 10 से 12। सेक्स करने की एज जो थी वो लड़कियों की बढ़ा दी गई थी 10 से 12, सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब इसी समय 1891 में आया है फ्रेंच ओपन। 1891 में क्या आया, 1891 में आया है फ्रेंच ओपन। देखिए फिर दोबारा समझ लीजिए, 1877 में विंबलडन, 1881 में यूएस ओपन और 1891 में फ्रेंच ओपन। तो विक्टोरिया रानी बनी तो वेल्डन, जब सेंसस आया तब सिस्टमेटाइज सेंसस आया तो यूएस ओपन, और जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया तब फ्रेंच ओपन। एक चीज और रह गई अभी, जो फाइनली है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फाइनली कौन सा रह गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन रह गया। आपको अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय आया है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो आया है वो आया है 1905 में, 1905 में। और 1905 तो बहुत फेमस ईयर है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन हुआ है कब, 1905 में। तो 1905 में ही आया है क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन। बिल्कुल क्लियर हो गए। तो ईयर कौन कौन से, 1877, 1881, 1891 और 1905। ये हो गया क्या, ये हो गया आपका विंबलडन, ये हो गया आपका यूएस ओपन, ये हो गया फ्रेंच ओपन, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो वूफा, वूफा ऐसे है सन, वूफा। वूफा जो है इसकी क्या है, सन वाइज है। अगर आप याद रखना चाहें तो ये कोड है आपके लिए वूफा। आगे बात करते हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम, जैसे हमने आपको बताया वो गठित होते हैं साल भर, जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक होते हैं। तो 2021 के ग्रैंड स्लैम के जो है पुरुष एकल और महिला एकल की हम लोग बात करेंगे। मेन सिंगल और विमेन सिंगल, केवल मेन सिंगल और विमेन सिंगल की हम लोग बात करेंगे। पुरुष एकल और महिला एकल सन 2021 में जो ग्रैंड स्लैम हुए, और ग्रैंड स्लैम की सीक्वेंस आपको बता चुके हैं हम, अफवाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और उसके बाद अमेरिकन ओपन। अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम्स की तो देखिए जोकोविच, नोवाक जोकोविच बहुत फेमस है, जोकोविच सब जानते हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविच सर्बिया, किस देश के हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। अब देखिए इसको याद करने का एक बड़ा इजी वे है। ये क्या हुआ, जोकोविच सबसे पहले इनके पास पहुंचे, सबसे पहले इनके पास पहुंचे, बोले फ्रेंडशिप करेंगी आप हमसे, तो बोली नो मी, नो मी, मैं नहीं, नो मी। तो इसने पूछा वाई, इसने क्या पूछा, वाई, क्यों नहीं करेंगी। तो इन्होंने ये कहा हम तुमको मारेंगे बहुत ज्यादा। बोले क्यों, क्योंकि हम हैं ओसाका के। हम कहाँ के हैं, ओसाका। ओसाका क्या है साहब, ओसाका को भी समझ लीजिए। ओसाका एक प्लेस है जापान में, ओसाका एक प्लेस है कहाँ, जापान में, जो कि कहलाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान, मैनचेस्टर ऑफ जापान। अब ये मैनचेस्टर क्या चीज है भाई, मैनचेस्टर जो है ना वो ब्रिटेन में एक जगह है जो कि सूती कपड़े की राजधानी है। इसीलिए जहां भी हमारा सूती कपड़ा ज्यादा होता है उसका कंपैरिजन हम किससे कर देते हैं, मैनचेस्टर से कर देते हैं। मैनचेस्टर इज द कॉटन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सूती कपड़े की या कपास की राजधानी कहोगे तो कौन सी है, मैनचेस्टर है। तो अगर हम मैनचेस्टर की बात करें तो जापान का मैनचेस्टर है कौन सा, ओसाका। तो जब ये इनके पास आए, बोले फ्रेंडशिप करोगे, तो बोले नो मी, नो मी,
हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि हम मारेंगे बहुत, क्योंकि हम कहाँ के हैं? ओसाका के। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा ओपन हो गया ये? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जीता है किसने? जोकोविच और नाओमी ओसाका। कोई बात नहीं, नहीं माना, इनके पास चला गया, इनके पास चला गया। तो ये बोलेंगे अच्छा तुम मानता नहीं है, बार बार चला आता है। बारबोरा, क्या नाम है? बारबोरा। कोई बड़ा बेशरम आदमी है, बार बार चला आता है। ठीक है, तो अफवाह बताया था ना, कैसे बताया था? अफवाह। तो ये हो गया कौन सा ओपन? ये हो गया फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन। इन्होंने मना कर दिया, बार बार चला आता है। इन्होंने बुलाया, फिर बोले यहां आओ। बोली ऐश लोगे पार्टी? तो ऐशलेग बार्टी। ऐश लोगे पार्टी तो ऐशलेग बार्टी। और तो ऐशलेग बार्टी और इन्होंने मिलकर क्या जीता है? विंबलडन। क्या जीता है? विंबलडन जीता है इन दोनों ने। ऐशलेग बार्टी और किसने? जोकोविच ने मिलकर जीता है विंबलडन। आगे देखिए, अब जो फाइनल जो है वो रह गया अमेरिकन ओपन। यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है ना, तो फाइनली रह गया कौन सा ओपन? अमेरिकन ओपन रह गया, यूएस ओपन रह गया। अब ये फाइनली जो है हमारा कौन सा ओपन है? यूएस ओपन रह गया। जोकोविच सबसे पहले पहुंचा किसके पास? सबसे पहले पहुंचा नाओमी के पास, फिर बोला बारबोरा के पास, और उसके बाद लास्ट में पहुंचा एशलिक के पास। ठीक है, माना ही नहीं। फिर लास्ट में जो है फाइनली ये पहुंचा किसके पास? इनके पास। तो ये बोले मारेंगे हम तुमको इतना, तुमको याद दिला देंगे अम्मा। तुमको क्या याद दिला देंगे? अम्मा। तुमको याद दिला देंगे हम अम्मा। तो ये है एम्मा रैडुकानु। बोले हम तुमको इतना मारेंगे, तुमको क्या याद दिला देंगे? जोकोविच। हम तुमको याद दिला देंगे अम्मा। तब भी जोकोविच तो जोकोविच है भाई, जोकोविच माने ही नहीं। जोकोविच जब नहीं माना तो इन्होंने फिर अपने फ्रेंड को बुलाया जिसका नाम है डैनियल। क्या नाम है? डैनियल मदवेदेव। किसे बुलाया? बोले डैनियल को बुलाया। बोले डैनियल आओ जरा, इनकी क्या लगाओ, इनकी जरा सही से मार लगाओ, तब ये मानेंगे। तो अगर हम लोग बात करें चारों ग्रैंड स्लैम्स की, चारों ग्रैंड स्लैम्स की अगर हम लोग बात करें तो चारों ग्रैंड स्लैम्स में पहला हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और उसके बाद अमेरिकन ओपन। केवल और केवल अमेरिकन ओपन ऐसा है जो कि जीता है किसने? डैनियल मदवेदेव ने। और महिला एकल में जीता है किसने? एम्मा रैडुकानु ने। बाकी तीनों में नोवाक जोकोविच, नोवाक डी साइलेंट है, नोवाक जोकोविच, और लास्ट में इसमें क्या है? इसमें पहले कौन है? नाओमी ओसाका, फिर बारबोरा और फास्ट में एशलेग बार्टी। सही? कोई कंफ्यूजन? तो ये सन 2021 के हमारे क्या है? टेनिस के ग्रैंड स्लैम है, जिसमें हमने सीख लिए पुरुष एकल और महिला एकल। 2022 में अब तक केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। अब तक कौन सा ओपन हुआ है? ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहला जो जीता है इस बार का पुरुष एकल में, जानते हैं आप? नडाल है, राफेल नडाल। क्या नाम है? राफेल नडाल हैं, स्पेन के हैं। राफेल नडाल कहां के हैं? स्पेन के हैं। टेनिस में अब तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं 21। टेनिस में अब तक 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? नडाल ने जीते हैं। ग्रैंड स्लैम स्पेन के हैं। और महिला एकल जीता है वही एशलेग बार्टी। महिला एकल वही है, एशलेग बार्टी ने जीता है इस बार। ये सन कौन सी है? 2022 का। वो सब सन कौन सी थी? 2021 की वो सन थी। आई एम होपफुल कि आपको टेनिस में सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अवार्ड का जो है भाग 2 अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज। कौन सा प्राइज है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ये वाटर प्राइज ऑफ नोबल, ठीक है। ये नोबल कहलाता है पानी में जो है पानी में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब देखिए पानी हमारे यहाँ, अगर इंडिया में बात करो, अगर हम लोग भारत में बात करें, इफ वी टॉक इन इंडिया, इंडिया में क्या है? भारत में तो भैया पानी का बिल आएगा। पानी का क्या आएगा? बिल आएगा। सही बात है या नहीं है? पानी का आता है भारत में बिल।
और अगर बिल नहीं भरा तो तुम्हें कर देंगे हम फ्राई। क्या कर देंगे भाई? फ्राई। तो इस बार जो पानी का स्टॉकहोम वाटर प्राइस जो मिला है वो मिला है विल्फ्राइड। किसे मिला है? विल्फ्राइड एच बस्ट्रेट को। विल्फ्राइड एच बस्ट्रेट को। ठीक है, तो तुम बस इतना याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्या भरना है भाई? बिल भरना है पानी का, नहीं तो तुम्हें क्या कर देंगे हम? फ्राई कर देंगे। तो विल्फ्राइड एच बस्ट्रेट को मिला है। और विल्फ्राइड एच बस्ट्रेट जो है वो कहां के हैं? बेल्जियम के हैं। कहां के हैं भाई? विल्फ्राइड एच बस्ट्रेट जो है, विल्फ्राइड एच बस्ट्रेट जो है वो कहां के हैं? बेल्जियम के हैं, जिनको मिला है क्या? स्टॉकहोम वाटर प्राइस, जो कि कहलाता है नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। वाटर का नोबेल प्राइज कहलाता है। आगे चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फूड प्राइस। वर्ल्ड फूड प्राइस जो है वो इस बार मिला है सिंथिया रोजेनविक को। किसे मिला है? वो मिला है सिंथिया रोजेनविक को। इस बार जो मिला है वो मिला है सिंथिया रोजेनविक को। अच्छा, ये इतना जरूरी क्यों है? ये इतना जरूरी इसीलिए है वर्ल्ड फूड प्राइस क्योंकि इसका पुराना रिलेशनशिप है किसके साथ? इंडिया के साथ। क्यों? क्योंकि देखिए, इस प्राइस को जो है शुरू किया था हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग ने। किसने शुरू किया था? ये हरित क्रांति के पिता हैं, इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? हिज नेम इज नॉर्मन बोरलॉग। इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने जो है नोबेल प्राइज शुरू करा था, काय का? शांति का नोबेल प्राइज शुरू करा था किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने। अच्छा, हरित क्रांति को, सॉरी शांति कह रहा हूं, वर्ल्ड फूड प्राइज शुरू करा था नॉर्मन बोरलॉग ने। अगर हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति लेकर आए थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये फर्स्ट रिसिपिएंट थे, इन्हें पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज। अगर पहला वर्ल्ड फूड प्राइज की बात करें तो वो किसे मिला था? एम.एस. स्वामीनाथन को मिला था पहला वर्ल्ड फूड प्राइज। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला था? एम.एस. स्वामीनाथन को मिला था। याद रखेंगे तो इस बार किसे मिला है? सिंथिया रोजेनविक को। किसे मिला है? सिंथिया रोजेनविक को। यह है विटले गोल्ड अवार्ड। विटले गोल्ड अवार्ड, इसको ग्रीन नोबल भी कहते हैं। विटले गोल्ड अवार्ड को ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। अब देखिए, मुंबई की भाषा में कहते हैं वटले। मुंबई की भाषा में क्या कहते हैं? वटले। वटले का मतलब होता है निकलले। वटले मतलब क्या होता है? निकलले। मुंबई क्या होता है? एकदम यहां से वटले। मुंबई में कहते हैं यहां से क्या? वटले। तो कह रहा है कि तुम चारों यहां से वट लो। कितने वट लो? तुम चारों यहां से वट लो, यहां से निकल लो। तो याद रखना, विटले पुरस्कार चारों यहां से वट लो से क्या है? चारुदत्त मिश्रा। क्या नाम है? चारों वटलो, तो मतलब चारुदत्त मिश्रा को मिला है वटले पुरस्कार। ग्रीन नोबल कहलाता है। और इसे जो है लेपर्ड के कंजर्वेशन, तेंदुए के संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चारुदत्त मिश्रा को वटले पुरस्कार, जो कि कहलाता है ग्रीन नोबल। आगे देखिए, चमेली। चमेली की सहेली है आरिफा। चमेली की सहेली कौन है? आरिफा। चमेली है, जो चमेली है उसकी सहेली कौन है? चमेली जी की सहेली है आरिफा। ऐसे ना याद हो तो ऐसे याद रखना है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट। चमेली और चमेली की सहेली कौन है? आरिफा। चमेली देवी जैन पुरस्कार, चमेली देवी जैन अवार्ड जो है इस बार जो दिया गया है आरिफा जौहरी। किसे दिया गया है? आरिफा जौहरी को दिया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार। चमेली देवी जैन पुरस्कार आरिफा जौहरी को दिया गया है। अच्छा, चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो जर्नलिज्म में दिए जाने वाला पुरस्कार है। जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता में दिए जाने वाला पुरस्कार है। और आरिफा जौहरी है मुंबई की। आरिफा जौहरी कहां की है? मुंबई की है आरिफा जौहरी। चमेली की सहेली कौन है? चमेली की सहेली है आरिफा। आगे देखिए, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है भाई? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पुरस्कार को सबसे पहले प्राप्त करने वाले हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी। मोदी जी को जो है ये पहला पुरस्कार दिया गया है। देखिए, कोई भी चीज अगर रिलेटेड है भारत के प्राइम मिनिस्टर से तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, पिछली बार मोदी जी और एक लिखी हुई किताब थी एग्जाम वॉरियर।
पिछले ईयर में थी एग्जाम वॉरियर, वो कई एग्जामों में पूछी गई एग्जाम वॉरियर, क्योंकि लता मंगेशकर भी एक क्या है, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी। और लता दीनानाथ मंगेशकर इस अवार्ड का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि उनके फादर का नाम है दीनानाथ। लता जी के फादर का नाम क्या था? दीनानाथ। तो लता जी और उनके फादर का नाम था दीनानाथ, तो उनके नाम पे रखा गया है। और ये फर्स्ट प्राइज मिला है किसे? ये पहला जो अवार्ड दिया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो दिया गया है, वो मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी जी को दिया गया। ऐसा नहीं है केवल मोदी जी को ही दिया गया है, जैकी श्रॉफ, आशा पारेख, ठीक है, और 2-4 लोग हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं जितनी इंपॉर्टेंस हमारे प्रधानमंत्री जी रखते हैं। तो आप याद रखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इस बार जो है पहला किसे मिला है? नरेंद्र दामोदर मोदी जी को। ये देखिए, T×2 अवार्ड, T×2 अवार्ड, ये T×2 अवार्ड जो मिला है वो मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। किसे मिला है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। किसे मिला है? ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है T×2 अवार्ड। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है कहां? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है कहीं ना कहीं। ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है? इट्स कॉल्ड वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का गेटवे है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। लिख देते हैं गेटवे ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो है गेटवे है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और है कहां? तमिलनाडु में। पूछ सकता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में। T×2 अवार्ड मिला है और ये गेटवे है किसका? पश्चिमी घाट का गेटवे है। इट इज अ गेटवे टू वेस्टर्न घाट। आगे देखते हैं, नारायण प्रधान को मिला है GD बिरला पुरस्कार। किसे मिला है? GD बिरला अवार्ड जो है वो मिला है नारायण प्रधान को। तो एक ऐड आता था बहुत पहले, इस सीमेंट में क्या है? बिरला सीमेंट में भाई क्या है? बिरला सीमेंट में है जान, है या नहीं है? इस सीमेंट में क्या है भाई? जान है। तो आजकल जान किसमें है भाई? उन्हीं में है जो प्रधान बनेंगे। जान आजकल किसमें है? जो क्या बनेंगे? प्रधान बनेंगे। और जानदार प्रधान कौन है? नारायण। नारायण सबसे जानदार प्रधान कौन है? नारायण। तो नारायण प्रधान के अंदर जान है, तो GD बिरला पुरस्कार, क्योंकि भाई इस सीमेंट में क्या है? बिरला सीमेंट में क्या है? जान है। तो GD बिरला पुरस्कार मिला है किसे? नारायण प्रधान को। GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नारायण प्रधान जी को। आगे देखिए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इस बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कि सबसे ज्यादा ट्री किस सिटी में है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो चुना गया है मुंबई को। किसे चुना गया है भाई? मुंबई को चुना गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पीछे भी हमने मुंबई की बात की थी, वटले। कितने वटले? 4 लोग वटले। तो वटले पुरस्कार याद है? तो पिछली बार भी हमने मुंबई की बात करी थी, वटले। तो वटले पुरस्कार हमने बात की थी कहां पे? मुंबई में आपसे बात की थी। आगे बात करते हैं हम लोग समिट्स की। समिट्स का भाग 1 हम पहले देख चुके हैं। समिट्स का भाग 1 हम पहले देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाके देख लें। अब ये देखिए क्या है, यह है एपेक। क्या है? एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठनों के बारे में, कि किस संगठन में कितने सदस्य हैं, काम क्या है और विश्व में उनकी भागीदारी क्या है और आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी रेलेवेंस क्या है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए डिस्क्रिप्शन में, नीचे आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन पे एक अलग वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सारे संगठन क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग केवल यही सीखेंगे कि इन संगठनों का सम्मेलन 2022 में कहां होना है या हुआ है। देखिए, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, अब इसे कहते हैं एप। एप भी एक प्रकार का बंदर ही होता है, एप। ठीक है, अब एप के हाथ में क्या है? थाली। भाई एप के हाथ में क्या है? एप के हाथ में है
थाली। एप के हाथ में क्या है भाई? एप के हाथ में है थाली। तो एपेक का जो शिखर सम्मेलन है, एपेक का जो शिखर सम्मेलन है 2022 का, वो कहां होगा? थाईलैंड में। एपेक का शिखर सम्मेलन होगा 2022 में थाईलैंड में। एपेक का शिखर सम्मेलन 2022 में कहां होगा? थाईलैंड में। अब बात करते हैं कॉप 27। इसको थोड़ा समझिए, कॉप क्या होता है। पहले कॉप समझिए क्या होता है। कॉप माने पुलिस भी होता है, लेकिन ये अलग है, कोप है, ये COP है, इसको कहते हैं कोप। ठीक है, तो कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये काय की कॉन्फ्रेंस होती है, कौन कौन पार्टी आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए हुआ क्या था, पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसे हम कहते हैं अर्थ समिट। ठीक, अर्थ समिट में यह बात तय हुई थी कि भाई ऐसा है, कोई ऐसी जो है संस्था बनाई जाए जो ये देखे कि कौन कितना प्रदूषण करता है और उसकी उतनी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे कि विकासशील देश कम प्रदूषण करते हैं तो उनके ऊपर कम बर्डन होना चाहिए, विकसित देश ज्यादा प्रदूषण करते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा बर्डन होना चाहिए। इस सबको देखने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यही वो संस्था है जो कि निर्धारित करती है कि किसको कितना पैसा देना है या कौन कितना हर्जाना भरेगा पर्यावरण के क्षरण के लिए। तब से ये 1992 से लगातार सम्मेलन होते चले आ रहे हैं। कोप 1, कोप 2, कोप 3, कोप 4, कोप 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस बार कोप 27 होने जा रही है, जो कि होने जा रही है कहां? इजिप्ट में। कहां होने जा रही है? कोप 27 होने जा रही है कहां पे? इजिप्ट में। कोप 27 होने जा रहा है हमारा कहां? इजिप्ट में। पिछले वर्ष कोप पेरिस में हुआ था। ठीक है, पिछली बार कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। इस बार कोप 27 होने जा रहा है इजिप्ट में। अगर आगे कभी जो है मौका लगेगा तो मैं आपके लिए पर्यावरण के सम्मेलनों की जो है एक टोटल जो है सीरीज बना दूंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि UNFCCC ये सब क्या है, CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या है, और पेरेंट समिट ये सब क्या है, ये मैं आपको एक पर्यावरण के लिए अलग से समिट का वीडियो बना के उसमें समझा दूंगा। आगे देखते हैं हम लोग। ये है वन ओशन वन समिट। वन ओशन वन समिट, वन ओशन समिट मतलब एक ही समुद्र का समिट। याद रखना, एक ही समुद्र जो है वो कहां पे? फ्रांस में। एक ही समुद्र का समिट कहां है? फ्रांस में। आईफिल टावर पे जब चढ़ोगे, फ्रांस में कौन सा टावर है? आईफिल टावर। इस टावर से चढ़ के तुम्हें केवल एक ही समुद्र दिखेगा, वन ओशन समिट। आईफिल टावर से चढ़ के तुम्हें केवल क्या देखेगा? एक ही ओशन देखेगा। तो वन ओशन समिट का होने वाला है फ्रांस में। नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम को हम लोग गुट निरपेक्षता के नाम से भी जानते हैं। नाम को हम किस नाम से जानते हैं? गुट निरपेक्षता के नाम से भी जानते हैं। अगर गुट निरपेक्षता तो कौन सा गुट, कौन सा गुट, क्या गुट? देखिए समझिए, हुआ क्या था 1922 में रशिया ने कई देशों के साथ मिलकर एक संगठन बना लिया था जिसका नाम था USSR। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में खत्म हो गया, आफ्टर द डेथ ऑफ हिटलर, तो वर्ल्ड में दो ही पावर रह गई, एक USSR और दूसरी USA। और कहीं ना कहीं टॉप पे जाने के लिए इन दोनों देशों के बीच में चलने लगा था शीत युद्ध, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। चलने लगा था शीत युद्ध इन दोनों के बीच में।
तब क्या हुआ था, उस समय जो देश ताजा ताजा क्या हो रहे थे, आजाद हो रहे थे या तभी आजाद हुए थे, उन लोगों को डर लगने लगा कहीं ये इतनी बड़ी पावरें हैं, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के चक्कर में दूसरी हमें क्रश ना कर दे। इसीलिए जो है नेहरू जी ने शुरू किया था नाम। नेहरू जी ने क्या शुरू किया था, नाम शुरू किया था। हालांकि इसमें कर्नल नासर, सुकरानू, टीटो और जवाहरलाल नेहरू कई देशों के जो थे क्या थे, 5 देशों ने मिलकर जो है इसकी जो है नींव रखी थी। इट वॉज घाना, पहला कौन था, घाना, इंडोनेशिया, भारत, अपना इंडिया, नासर इजिप्ट, घाना 1, इंडोनेशिया 2, इंडिया 3, इजिप्ट 4 एंड द लास्ट वॉज घाना है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, इजिप्ट है एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन 5वां देश जो है उसने भी जो है मिलकर जो है इसे क्या किया था, शुरुआत की थी 1961 में। 1961 में इसकी शुरुआत की थी। तो कहा था ना हम यूएसएसआर का हिस्सा है और ना हम यूएस का क्या है, हिस्सा है, हम लोग गुट निरपेक्ष हैं। हम क्या हैं, गुट निरपेक्ष हैं। तो अब देखिए नाम, क्या पूछा, नाम पूछा गया है साहब, नाम बताओ, क्या बताओ, अपना बताओ नाम। तो कहते नहीं है अपना नाम बको, अपना नाम कहते नहीं, अपना नाम बको। उत्तर प्रदेश में अपना नाम, उत्तर प्रदेश में कहते हैं अपना नाम बको। तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बको, नहीं तो तुम्हारी ले लेंगे हम जान, नहीं तो हम तुम्हारी क्या ले लेंगे, जान। तो इस बार जो नाम का सम्मेलन जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है कहां पे, बाकू में। कहां होने जा रहा है, बाकू में। और बाकू जो है वो राजधानी है अजरबैजान की। बाकू जो है वो राजधानी है कहां की, अजरबैजान की। तो याद रखिएगा अपना नाम बको। तो बाकू जो है वो राजधानी है कहां की, अजरबैजान की राजधानी है क्या, बाकू। बात करते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी आकर मिल गया था, तब ये बन गया था ब्रिक्स। ब्रिक शुरुआत हुई थी और ये एस जो है जुड़ गया 2010 में। अगर ब्रिक के सम्मेलन की हम बात करें तो इस बार 2022 में जो सम्मेलन है वो होगा कहां, चीन में। उसके बाद होगा साउथ अफ्रीका में, उसके बाद होगा ब्राजील में, उसके बाद होगा रशिया में, फिर इंडिया में, फिर कनाडा में, सॉरी चाइना में। ऐसे ही सो ऑन सो फोर्थ जो है ये घूमता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम होपफुल कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा और सभी कुछ आपको याद भी हो गया होगा वीडियो देखने में ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको कुछ याद हो रहा है तो प्लीज इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज नीचे कमेंट लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ भी सुधार की जरूरत है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, गिव योर सजेशन। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।